नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ कृष्णा अकादमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन राजस्थान की अर्थव्यवस्था में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में अपन कुछ तथ्यात्मक चीज़ें भी पढ़ेंगे और कुछ आपके थ्योरिकल जो पार्ट है, अवधारणात्मक चीज़ें, वो भी पढ़ेंगे। और इनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो आप अपनी ज्ञान के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं उनका स्तर अभी प्रारंभिक ही है और कई जने सिर्फ एग्ज़ाम का ही वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से जो प्रश्न बनते हैं या जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उनको नोट डाउन करते चलिए और उनको रिवाइज़ करते चलिए। ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, नया टॉपिक शुरू करते हैं। राजस्थान में जो ऊर्जा संसाधन है उनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अपन जान लेते हैं कि ऊर्जा क्या, ऊर्जा और फिर संसाधन का अर्थ देखेंगे और ऊर्जा संसाधन का सम्मिलित रूप से अर्थ देखेंगे अपन। तो ऊर्जा आपने अगर साइंस में स्कूल टाइम में पढ़ा हो तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जो दूसरी वस्तुओं में स्थानांतरित किया जा सकता है वो क्या कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, किसी भी वस्तु या पदार्थ का वह गुण जो किसी अन्य वस्तु में क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है। लेकिन आपने कई और प्रकार पढ़े होंगे, जैसे गतिज ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। जैसे गतिज ऊर्जा होती है, जैसे कोई गाड़ी चल रही होती है और उसमें एकदम ब्रेक लगता है तो वो गतिज ऊर्जा का कारण होता है। एक होता है स्थितिज ऊर्जा, जैसे खींचा हुआ कोई रबड़ होता है उसमें देखा हो आपने, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। धनुष होता है, धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है। या यांत्रिक ऊर्जा होती है, जैसे कोई पंखा है वो बिजली से चलेगा। ठीक है, तो उससे जो हवा मिलेगी अपन को वो क्या भाई आपके किस ऊर्जा के प्रभाव से मिलेगी, यांत्रिक ऊर्जा के प्रभाव से मिलेगी। प्रकाश आपको जैसे मिलता है लाइट से। ठीक है, तो ये तो होगी साइंस की बात है। लेकिन यहाँ अपन राजस्थान की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत ऊर्जा संसाधन का अर्थ अपन को जानना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर ऊर्जा जो शब्द है वो एनर्जी को डिफाइन करता है या बताता है। ऊर्जा विद्युत या बिजली के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, इस ऊर्जा की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, अपन ने सामान्य जो चीजें थी वो ऊर्जा क्या होती है, एक होता है संसाधन। ठीक है, संसाधन एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे गतिज है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, ये भौतिक जो विज्ञान होता है उसमें आपने पढ़ा होगा, ऊष्मा है, प्रकाश है। ठीक है, ये तो कॉमन सी बातें हो गई। ठीक है, ईटीसी आप इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं। लेकिन एक और शब्द आया संसाधन। ठीक है, ठीक है, संसाधन क्या होता है, संसाधन पर्यावरण में मौजूद या उपलब्ध हर वह वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकता के लिए करते हैं।
ठीक है, या आवश्यकता की पूर्ति है तो कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। ठीक है, ठीक है, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाती है। ठीक है, अब अपन को पता चल गया ऊर्जा क्या है और संसाधन क्या है। ठीक है, तो अब इन दोनों का सम्मिलित रूप से अर्थ क्या होगा, ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो इन दोनों से मिलाकर अपन ऊर्जा संसाधन का अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे इसमें आया, किसी भी हमारे पर्यावरण में उपस्थित वह वस्तुएं जिनका उपयोग हम अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये किसकी परिभाषा होगी, आपके ऊर्जा संसाधन की परिभाषा हो गई, या अर्थ हो गया। अब ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे आपने वैसे तो थ्योरिकल जो परीक्षाएं हैं, जैसे आपके RS मेंस होता है, अदर जो स्कूल कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं, या अन्य जो एग्जाम्स होते हैं जिनमें थ्योरिकल जो क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर, या आपको सामान्य ही कोई पूछ ले कि क्या होता है ऊर्जा संसाधन, ठीक है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, और कुछ सामान्य जानकारियां हैं जिनको बेसिक से स्टार्ट करना, उनके लिए ये चीज़ बताइए और धैर्य बनाए रखिए। इसमें काफ़ी चीज़ें आपकी ऐसी होगी जो इम्पॉर्टेंट होगी, चाहे आप करंट में कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या आपने स्टार्ट ही किया है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें आगे अपन ऊर्जा संसाधन का अर्थ अपन ने निकाल लिया है, ये अर्थ था इसमें। ठीक है, ये अर्थ था। अब अपन क्या करेंगे, ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे, और वर्गीकरण में आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनेगा, या अन्य जो घुमा फिरा के प्रश्न बनते हैं वो बताऊंगा। यहाँ पर ऊर्जा का मतलब मैंने बता दिया, विद्युत या बिजली। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं और इनका वर्गीकरण करते हैं अपन। हाँ, अब अपन जो नया बिंदु लेंगे इसके अंतर्गत वो होगा आपके ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, ये अपन इसमें देखेंगे, और इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। देखिए, ऊर्जा संसाधनों का जो वर्गीकरण है उनको दो आधार पर अपन करेंगे। पहला जो होगा वो आधार होगा इसमें समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर वर्गीकरण। समाप्यता क्या होगी यहाँ पे, जैसे कोई भी चीज है, ठीक है, वो समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। जैसे अपन एनर्जी प्रोडक्शन करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे उससे, ठीक है, तो उस संसाधन का यूज अपन कब तक कर सकते हैं, क्या वो खत्म होगी या कब तक कर सकते हैं, या लंबे समय तक कर सकते हैं, या आने वाले कुछ
शताब्दियों में वो संसाधन खत्म हो सकते हैं, उनके आधार पर ये क्या है, कोई भी वस्तु जो संसाधन है वो खत्म हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उनके आधार पर ये वर्गीकरण किया जा रहा है। समाप्त हो सकते हैं या नहीं हो सकते उनके आधार पर। ठीक है, इसके अंतर्गत अपन दो वर्गों में बांटेंगे जो ऊर्जा संसाधन है। पहला होगा नव्यकरणीय। ठीक है, नव्यकरणीय आपके संसाधन। नव्यकरणीय संसाधन क्या होते हैं, या इसको आप एक और शब्द आता है इसका नवीकरणीय। ठीक है, नव्यकरणीय या नवीकरणीय दोनों एक ही चीज है। ठीक है, नवीकरणीय का यहाँ पर ये अर्थ है क्या उनका संसाधनों का दोबारा निर्माण किया जा सकता है क्या, इस आधार पर क्या कहेंगे, इनको नव्यकरणीय संसाधन कहेंगे। अब इसको थोड़ा सा और मैं इसमें लिख देता हूं, क्या बोल सकते हैं इसको, जिन ऊर्जा संसाधनों को भौतिक, अभी वापस इसको डिटेल में समझाएंगे, भौतिक, रासायनिक, या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त या आपके क्या बोल सकते हैं, नवीकृत किया जा सकता है। पुनः प्राप्त या नवीकृत मतलब दोबारा बनाया जा सकता है, नवीकृत किया जा सकता है, उन्हें अपन क्या कहेंगे, नव्यकरणीय ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें विशेषता है और उदाहरण। ठीक है, पहले एग्जाम्पल्स बता देता हूं मैं आपको कि इनका अपन वापस क्या कर सकते हैं, पुनर्निर्माण कर सकते हैं। तो आपके देखिए सौर ऊर्जा, सामान्य सा उदाहरण। ठीक है, सरल भाषा में, ठीक है, सरल भाषा में समझाते हैं। जैसे आपने सूर्य देखा होगा, और जब से जन्म हुआ हमारा तब से अपन देख रहे हैं सूर्य है, या अपने जो बुजुर्ग लोग हैं परिवार में, ठीक है, उनसे अगर अपन बात करें तो तब से ही क्या है, सूर्य की अपन को क्या मिल रही है, गर्मी मिल रही है, प्रकाश ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, तो सूर्य से जो ऊर्जा मिलेगी वो कौन सी ऊर्जा मिलती है अपन को, एक तो इनडायरेक्टली मिलती है आपके प्रकाश ऊर्जा, जो हमारे किसी यंत्र में काम में नहीं आती। लेकिन यहाँ पर जो है ताप ऊर्जा की बात करें, सौर ताप की बात करें, तो सूर्य से जो गर्मी प्राप्त होती है उससे जो ऊर्जा बनाई जाती है, विद्युत बनाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, सौर ऊर्जा बोलते हैं। अब इसको अपन ने किसके अंतर्गत रखा है, नव्यकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत रखा है। नव्यकरणीय मतलब इसको क्या रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, पुनर्उत्पन्न कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा कर सकते हैं। सोलर प्लेट लगाकर अपन क्या कर सकते हैं, एक बार जो सौर ऊर्जा है वो खत्म हो जाए तो उसको सोलर प्लेट लगाकर अपन पुनर्प्राप्त कर सकते हैं सूर्य की गर्मी से। ठीक है, तो ये दोबारा जो प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो किसके अंतर्गत हुई है, यंत्र के अंतर्गत हुई है। और ये यंत्र किसके अंतर्गत आया है, आपके नव्यकरणीय ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आया है। ठीक है, तो इसको पुनः प्राप्त कर लिया गया, इसलिए क्या है, इसको नवीन रूप से प्राप्त कर लिया गया, इसलिए इसको क्या बोला, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोला है। ठीक है, जैसे सूर्य की एज अभी कितनी बाकी है, लगभग अंदाजन बता रहा हूं मैं, वैसे तो अलग अलग मान्यताएं हैं, कई 7 अरब वर्ष बताते हैं, कई 8 अरब वर्ष बताते हैं, लेकिन न्यूनतम जो अपन बता सकते हैं अभी जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य की जो आयु बाकी है वो है 5 अरब वर्ष। ठीक है, सूर्य की कितनी आयु बाकी है अभी, अंदाजन जो स्पेस जो एजेंसियां हैं उनके अकॉर्डिंग कम से कम अभी सूरज कितना और चमकेगा, 5 अरब वर्ष और चमकेगा अभी कम से कम। वैसे 7-8 अरब वर्ष इसकी
और बताई जाती है, लेकिन कम से कम अगर एक मत की बात करें तो 5 अरब वर्ष तक क्या होगा, आपके सौर ऊर्जा का अपन उपभोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर जीवित रहें तो। मानव जाति इतना लंबे समय तक जीवित रहे इतना कह नहीं सकते अभी, लेकिन ये एक समझाने का तरीका था। ठीक है, तो सौर ऊर्जा हो गई। उसके अलावा देखिए, सौर ऊर्जा के अलावा आपके जो पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा तब तक ही अपन प्राप्त कर सकते हैं जब तक क्या भाई आपके पेड़ पौधे हैं। ठीक है, पेड़ पौधे हैं। और पवन ऊर्जा जो तेज गति की जो हवा होती है, ठीक है, उससे प्राप्त होती है। आपने देखे होंगे जो आपके पवन चक्कियां लगाई हुई होती हैं। आप अगर जोधपुर से आगे जाएं जैसलमेर की तरफ, ठीक है, तो वहां पर आपको पवन चक्कियां दिखाई देगी, या आपने टीवी में कभी देखा हो। तो पवन ऊर्जा अपन कब तक प्राप्त कर सकते हैं, जब तक क्या है भाई पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तब तक अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, पवन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। और कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एक बार खत्म हो गई तो दोबारा अपन क्या पवन चक्कियों से उस पवन ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला है, नवीकरणीय ऊर्जा बोला है। अब देखिए, इसके अलावा जल विद्युत, ठीक है, अब महासागरों में कहते हैं जो 70% पानी है पृथ्वी पर, ठीक है, वो मानव जाति खत्म होने के बाद भी रहेगा। ठीक है, इतना अपन कंफर्म कह सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी की आयु अभी लगभग 4.5 अरब वर्ष बाकी है। ठीक है, पवन ऊर्जा की बात नहीं कर सकते अपन, क्योंकि जंगलों का अपन विनाश कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको 4.5 अरब वर्ष अपन नहीं बोल सकते, लेकिन जल विद्युत का बोल सकते हैं कि भाई अभी 4.5 अरब वर्ष और अपन क्या बना सकते हैं, अगर जीवित रहे तो जल विद्युत बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी एक बार खत्म होने के बाद क्या दोबारा क्या बनाया जा सकता है, जल विद्युत बनाई जा सकती है। तो इसको नव्यकरणीय, ठीक है, मतलब ये संसाधन कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, दोबारा बनाया जा सकता है इससे। ठीक है, तो इसको नवीकरणीय बोला है। फिर जल विद्युत के अलावा और देखिए आपके जैसे बायोगैस है। ठीक है, बायोगैस है, ठीक है, ये तो अभी यंत्रों की बात हो रही थी, लेकिन बायोगैस किससे प्राप्त होती है, जो जीव जंतु होते हैं उनका जो मलमूत्र होता है, ठीक है, उनके मलमूत्र को जो वायु रहित जो अवस्था होती है, ठीक है, उसमें अपघटित करवाकर प्राप्त किया जा सकता है। वायु रहित जो आपके मशीनरी होती है उसमें क्या भाई वायु रहित दशा में क्या किया जा सकता है, अपघटित जीवाणुओं द्वारा अपघटित किया जाता है, उससे क्या बनाई जाती है, बायोगैस बनाई जाती है। अब बायोगैस को किससे अपन प्राप्त कर सकते हैं भाई, भौतिक, ठीक है, भौतिक रूप से अपन प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक मतलब आपके जैसे कोई पशु है उसकी मृत्यु हो जाती है तो नए पशु और पैदा हो सकते हैं। ठीक है, नए पशु पैदा हो सकते हैं तो उनसे क्या जो मलमूत्र है वो फिर से प्राप्त हो सकता है अपन को उनका। ठीक है, उनको अपन क्या कर सकते हैं, वायु रहित दशाओं में जीवाणुओं द्वारा अपघटित करवा कर क्या बना सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं। ठीक है, जीवाणुओं द्वारा किण्वन करवाया जाता है। ठीक है, और उससे क्या मीथेन प्राप्त होती है। मीथेन मैंने आपको क्लास में भी अगर बताया हो तो किसी भी चीज के सड़ने पर क्या बनता है, मीथेन गैस बनती है। ठीक है, तो मीथेन गैस अपन फिर से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत, भौतिक प्रक्रिया के अंतर्गत। फिर देखिए आपके बायोगैस हो गया, बायोमास। ठीक है, बायोमास, ठीक है, बायोमास, बायोमास ऊर्जा वो होती है जिसमें आपके जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे गन्ने की जो अवशिष्ट होते हैं, गन्ने के अवशिष्ट होते हैं, जैसे आपके सरसों की जो भूसी होती है, चावल की भूसी होती है। ठीक है, और जो बाकी जो आपके बोलते हैं इनमें जैसे आपके क्या बोलते हैं इसको, झाड़ झंखाड़ होते हैं कई आपके उसमें जनरल भाषा में आपने अगर पढ़ा हो तो कचरा होता है। ठीक है, तो उनको जलाकर क्या, एक आपके क्वेश्चन आया था कि भाई राजस्थान में जैव ईंधन, ठीक है, जैव ईंधन का प्रमुख स्रोत कौन सा है, अभी किसी एग्जाम में आरएस में भी आया शायद और कोई एलडीसी के एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है, तो उसमें आपका आंसर क्या होगा, जूली फ्लोरा। ठीक है, जूली फ्लोरा है आपके जो विलायती बबूल है उसको कहा जाता है। विलायती बबूल क्या है, ये क्वेश्चन आप लिख लेना। राजस्थान में जैव ईंधन के स्रोत
ठीक है, ये प्रश्न कहाँ से उठाया है? राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है उससे उठाया गया है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा से उठाया गया और इसका आंसर आप देखिए 2 बार आ चुका है ये एग्जाम में। और आंसर होगा एक तो सरसों की भूसी, क्योंकि चावल बहुत कम होता है, गन्ना बहुत कम होता है राजस्थान में, तो सरसों ज्यादा होता है। ठीक है, सरसों की भूसी और इसके अलावा जूली फ्लोरा। ठीक है, ये जो विलायती बबूल होता है, विलायती बबूल को जलाकर क्या प्राप्त कर सकते हैं अपन? जैव ईंधन प्राप्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है और आर्थिक समीक्षा से उठाया हुआ है। ठीक है, आप 2019-20 की भी जो आर्थिक समीक्षा है वो उठा के देखिए, उसमें भी ये आपको फैक्ट मिल जाएगा और ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अब बायोमास मैंने आपको बता दिया। बायोमास के अलावा देखिए आपके जैव ईंधन। ठीक है, जैव ईंधन, जैव ईंधन की बात करें तो आपने रतन जोत या जो जेट्रोफा होता है उसके बारे में सुना होगा कि उससे क्या, उसके बीजों, रतन जोत के बीजों से क्या बनाया जाता है? डीजल बनाया जाता है। डीजल जैसा एक आपके द्रव बनाया जाता है और डीजल के स्थान पर यूज किया जा सकता है, बायोडीजल बना सकते हैं उससे। ठीक है, तो जैव ईंधन आप देखिए जेट्रोफा, और इसका जो भारतीय नाम है रतन जोत। ठीक है, रतन जोत। ठीक है, ये जैव ईंधन। ठीक है, ये भी किस में आया भाई? अपन बायोमास मतलब जो कचरा है, जैसे सरसों है, वो दोबारा उगा सकते हैं। एक बार उससे ऊर्जा बना ली जाती है, उसको जलाकर या उसका किण्वन करवाकर। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं अपन? दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर जैव ईंधन है, जैसे रतन जोत है, उसकी फसल एक बार खत्म हो गई, उससे अपन ने जैव डीजल निकाल लिया। ठीक है, उसके खत्म होने के बाद अपन क्या कर सकते हैं? रतन जोत की जो फसल है दोबारा उगा सकते हैं और उससे दोबारा डीजल बना सकते हैं। इसलिए इसको किसके अंतर्गत रखा गया है? नव्यकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा और देखिए एक आपके भूतापीय ऊर्जा। जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? आपने देखा होगा पृथ्वी का निर्माण जब हुआ था वो आग का गोला थी, और आज भी क्या है? पृथ्वी का केंद्र एक द्रव के रूप में है। ठीक है, द्रव के रूप में गर्म है। ठीक है, और आपने देखे होंगे कहीं कहीं ऐसे गड्ढे होते हैं, या ज्वालामुखी की बात करें तो वहां से क्या, वो हीट जो है, पृथ्वी का जो ताप है वो बाहर निकलता होता है। ठीक है, तो उसका यूज किस में किया जा सकता है? विद्युत बनाने के काम में आ सकती है। ठीक है, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा बहुत कम नहीं है। यूरोपीय देशों में या अमेरिकन जो देश हैं वहाँ पर इसकी संभावना ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 2 बार आ चुका है, वापस मिल सकता है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो थोड़ा सा बता देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन से जो ऊर्जा संसाधन है, ठीक है, जो नव्यकरणीय ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत रखे जा सकते हैं? ठीक है, अब देखिए सारे ही हैं। ठीक है, और इनको इसलिए समझाया है ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। एक एक का समझाया किसके अंतर्गत रखते हैं अपन। रासायनिक क्रिया अपन, ये जैविक क्रिया हो गई। ठीक है, रासायनिक क्रिया होगी। यांत्रिक क्रिया अपन ने इसमें से क्या, जेट्रोफा से निकाल लिया तेल। ठीक है, और रासायनिक क्रिया में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसा दे नहीं रखा है। जैसे मीथेन है, मीथेन क्या आपके रसायन है, एक तरह से गैस है। ठीक है, तो ये मीथेन वाला इसमें रासायनिक क्रिया के अंतर्गत आ सकता है। ठीक है, और बायोमास है, उसमें क्या चेंज कर दिया जाता है, कचरे को जलाकर या किण्वन करवाकर। ठीक है, तो रासायनिक दृष्टि से उसमें क्या परिवर्तन हो जाता है। आपने रासायनिक और भौतिक जो परिवर्तन पढ़े हैं साइंस में, उनकी दृष्टि से आप इनको सामान्य तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, अब आपके देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ठीक है, बायोगैस, बायोमास, जैव ईंधन, जैव ईंधन में जेट्रोफा या रतन जोत, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? नव्यकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और ये इसमें इतना तो समझा दिया, लेकिन जब प्रश्नोत्तरी सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें आपको एक बार प्रश्न और मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको समझिए, और जो प्रश्नोत्तरी सीरीज अपन स्टार्ट करेंगे आने वाले समय में, उनमें आपको ये प्रश्नोत्तर रूप में और चीजें मिल जाएगी। इससे क्या होगा? आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें आपके पहला आ गया, आपके समाप्यता के आधार पर जो वर्गीकरण था
उसमें नव्यकरणीय जो संसाधन है वो आ गए। ठीक है, अब इसको मिटाता हूं मैं, और दूसरा जो इसमें है अनव्यकरणीय, ठीक है, इसको रीन्यूएबल बोल सकते हैं आप इंग्लिश में। देखिए दूसरा अपन इसमें बोले तो नव्यकरणीय या अनवीकरणीय ऊर्जा जो संसाधन है उनकी बात करेंगे। हाँ, उसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि भाई जो नव्यकरणीय जो ऊर्जा संसाधन है, ठीक है, वो क्या होंगे आपके, एक तो इनकी विशेषताएं बता देता हूँ। हरित ऊर्जा देंगे, हरित ऊर्जा देंगे मतलब पर्यावरण मित्र होंगे, ठीक है, वो संसाधन, उनसे किसी भी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। हाँ, उसमें याद रखना जैसे आपके बायोमास, ठीक है, उसमें क्या जलाया जाता है कचरे को, वो एक अपवाद है। ठीक है, बायोमास ऊर्जा से क्या होता है, थोड़ा सा प्रदूषण होता है जब कचरे को या सरसों की भूसी को, ठीक है, गन्ने के अपशिष्ट को जलाया जाता है, उससे क्या प्रदूषण होता है। बाकी जो रिसोर्सेज बताए मैंने, संसाधन बताए, उनसे क्या ग्रीन एनर्जी प्राप्त होती है, हरित ऊर्जा प्राप्त होती है, किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। जैसे सौर ऊर्जा है, ठीक है, सौर ताप को प्राप्त करने में किसी भी प्रकार के आपके क्या नहीं होती है, प्रदूषण नहीं होता। पवन ऊर्जा है, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, इनसे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, तो ये विशेषता है। इसके अलावा देखिए और क्या है, असीमित है। ठीक है, जो नवीकरणीय जो आपके ऊर्जा संसाधन थे वो असीमित है। जैसे सन की एनर्जी मैंने आपको बताई, सूर्य ताप है वो भी आपको 5 से 8 अरब वर्ष तक मिल सकता है। पृथ्वी से जो मिल रहा है वो 4.5 अरब वर्ष तक मिल सकता है। बायोडीजल है, रतन जोत है, वो जब तक मानव जाति उसको उगा सकती तब तक प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार बाकी जो भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी है जब तक मिल सकती है। ठीक है, तो असीमित है। ठीक है, मतलब जब तक हमारी ऊर्जा आवश्यकताएं हैं तब तक वो उनको पूरा कर सकती है। जब तक मानव जाति की ऊर्जा आवश्यकताएं हैं तब तक वो सारे संसाधन उन ऊर्जा आवश्यकताओं को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये उनकी विशेषता थी। हाँ, अब दूसरा इसमें समाप्यता के आधार पर पढ़ेंगे अनव्यकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, मतलब जिनको किसी भी प्रक्रिया के द्वारा दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है या दोबारा उत्पादन नहीं किया जा सकता है, वो कौन से कहलाएंगे, आपके नव्यकरणीय या अनवीकरणीय आपके ऊर्जा संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, किसी भी तरीके से जिन ऊर्जा संसाधनों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो कौन से कहलाएंगे, आपके अनव्यकरणीय या अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने इसका सामान्य अर्थ बता दिया। अब इसकी विशेषता मैं पहले बता देता हूं। देखिए ये प्रदूषक होते हैं, विशेषताएं, मतलब पर्यावरण प्रदूषण करते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, क्यों पहुंचाते हैं वो भी बताएंगे। ठीक है, सीमित होते हैं। ठीक है, सीमित होते हैं मतलब ये जिनका उपभोग करने के बाद दोबारा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, प्राप्त नहीं किए जा सकते, तो क्या होते हैं, सीमित होते हैं। ठीक है, अब ये पहली होगी, दूसरी होगी, तीसरी इनकी क्या होगी, जीवाश्म युक्त होते हैं। ठीक है, जीवाश्म या खनिज, ठीक है, जीवाश्म या खनिज युक्त होते हैं। क्यों होते हैं, कब पता चलेगा, जब इसके एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे, किन किन को अपन अनव्यकरणीय ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत रख सकते हैं। ये प्रश्न आते हैं, कॉमन प्रश्न है, कई बार आते हैं, तो आप इनको बिल्कुल अन्यथा न लें, सरल नहीं माने। ठीक है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे अभी एक चीज मैं बताऊंगा जहां पर आप कन्फ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल आप देखिए, एक तो हो गया आपके ताप विद्युत,
ताप विद्युत आप किन किन चीज़ों से प्राप्त करते हैं, जैसे आपके जो क्या बोलते हैं ताप विद्युत आप किन से, जीवाश्म से प्राप्त करते हैं। जैसे जीवाश्म में कोयला हो गया, ठीक है, कोयला। अपन राजस्थान की बात करें तो लिग्नाइट हो गया, ठीक है। आपने मेरी पहले वाली जो खनिज वाली कक्षाएं ली है तो उनमें मैंने लिग्नाइट का बताया, जैसे क्या हुआ था आज से लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ था, आपके लिग्नाइट के भंडारों का निर्माण हुआ था आपके पश्चिमी राजस्थान में जो जिले हैं, जैसे बीकानेर है, बाड़मेर है, ठीक है। तो ताप विद्युत में कोयला हो गया, खनिज तेल हो गया, ठीक है, खनिज तेल हो गया। खनिज तेल में भी आप डीजल और आपके पेट्रोलियम, ठीक है, कई चीज़ें ले सकते हैं, केरोसिन। इसके अलावा देखिए प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस में आप देखिए मीथेन सर्वोपरि है, उसके अलावा हाइड्रोजन है, हीलियम है, उनसे भी क्या ताप विद्युत प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इनकी विशेषताएं होगी। ताप विद्युत हो गया नवीकरणीय, आपके जैसे जल विद्युत था उसमें, ठीक है, जल विद्युत अनवीकरणीय है, उसमें एक आप चीज़ और ऐड कर सकते हैं, जल विद्युत भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पृथ्वी पर जब तक पानी है तब तक अपन क्या कर सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा में अपन उसको गिन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इनमें क्या खनिज युक्त, जीवाश्म युक्त हो गया, जीवाश्म में आपके ये हो गए, जीवाश्म ईंधन हो गए, ठीक है। अब और क्या बचा है इसमें, तो आपके खनिज, खनिज कौन से, जो आणविक ऊर्जा है, ठीक है। आणविक ऊर्जा वो किससे बनाई जाती है, आपने मैंने बताया खनिज वाले टॉपिक में, आणविक ऊर्जा आपके यूरेनियम और थोरियम, दो खनिज काम में आते हैं, यूरेनियम और थोरियम, ठीक है। तो एक बार ही खनिज संसाधन ये सारे के सारे अगर अपन ने जीवाश्म ईंधन भी निकाल लिया और ये आणविक जो खनिज है वो भी निकाल लिए पृथ्वी से, तो उनको क्या दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दोबारा प्राप्त इसलिए नहीं किया जा सकता है कि इनके निर्माण में, जैसे जीवाश्म इनके निर्माण में लाखों वर्ष लग गए, ठीक है, लाखों क्या करोड़ों वर्ष लग गए, और तब जाके धीरे धीरे क्या इनका निर्माण हुआ है, ठीक है। अब इनके निर्माण में बहुत लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, तो तब तक मानव जाति का जो भविष्य है उसको अपन कह नहीं सकते कब तक, ठीक है। तो बहुत लंबी अवधि तक इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्राप्त तो किया जा सकता है लेकिन बहुत लंबी अवधि लगती है उसमें, और तब तक अपन क्या कर सकते हैं, वेट नहीं कर सकते हैं ऊर्जा संसाधनों के लिए। इसके लिए इसको क्या कहा गया है, अनवीकरणीय या अनव्यकरणीय ऊर्जा संसाधन बोला है। उनमें कौन कौन से आ जाएंगे, आपके कोयला आ जाएगा, खनिज तेल आ जाएगा, प्राकृतिक गैस आ जाएगी, ठीक है, या कोयले की जगह आपको लिग्नाइट दे दे, खनिज तेल की जगह पेट्रोल या डीजल दे दे, प्राकृतिक गैस की जगह आपको हाइड्रोजन या हीलियम दे दे। वो पृथ्वी पर तो नहीं है लेकिन किसी दूसरे प्लैनेट से, जैसे मैंने आपको बताया चंद्रमा पर हीलियम के भंडार है, या ये यूरेनियम और थोरियम है किसी और जो उल्का पिंड है उसमें भी मिल सकते हैं, ठीक है। आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको ईंधन वाले टॉपिक में बताया था, 12 में एक जगह रामगढ़, ठीक है, रामगढ़ में करोड़ों वर्ष पूर्व क्या एक आपके उल्का पिंड टकराया था, उसमें क्या यूरेनियम के भंडार मौजूद थे। तो इस प्रकार की कोई घटना हो तब तो हो सकता है कि भाई दोबारा भंडार बन जाए, ठीक है। तो ऐसी संभावनाएं कम ही होती है और लाखों करोड़ों वर्षों में एक बार होती है, ठीक है। तो इसलिए इन संसाधनों को क्या रखा है, अनव्यकरणीय या अनवीकरणीय संसाधनों के अंतर्गत रखा है, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है। पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, हाँ पेट्रोलियम को ध्यान रखना, अन्य नाम गैसोलीन, कई बार नाम चेंज कर देते हैं, गैसोलीन, गैसोलीन का मतलब क्या था, पेट्रोलियम, ठीक है। प्राकृतिक गैस में आपके हाइड्रोजन, और हीलियम, ठीक है। दो गैसें मैंने आपको बता दी, मीथेन भी एक, ठीक है, मीथेन भी आप प्राकृतिक गैस के अंतर्गत रखना, मीथेन, ठीक है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। और प्रश्न आए हुए आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो आपको जनरल जो क्वेश्चन बनते हैं ऊर्जा से रिलेटेड उनमें पूछा है कई बार, ठीक है। अब ये समाप्यता के आधार पर वर्गीकरण था ये, ठीक है, समाप्यता के आधार पर वर्गीकरण कर दिया अपन ने।
वो क्या था, पहला वर्गीकरण था। ठीक है, अब दूसरा जो वर्गीकरण करेंगे ऊर्जा संसाधनों का अपन, वो क्या होगा, उपयोग के आधार पर होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई टाइप से बनते हैं और मिटाता हूं मैं। दूसरा वर्गीकरण करते हैं। दूसरा जो वर्गीकरण है उपयोग, ठीक है, उपयोग के आधार पर वर्गीकरण करेंगे अपन दूसरा इसमें। अब उपयोग के आधार पर कैसे, जैसे कई जो अपन ऊर्जा संसाधन है वो अपने जो सामान्य समय है तब से शताब्दियों से अपन यूज लेते आ रहे हैं। जैसे गोबर का उपला होता है, ठीक है, कोयला है, लकड़ी है, ठीक है। उसके अलावा अपन थोड़ा तो जब विकसित हुए तो अपन ने ताप विद्युत है वो बनाई, ठीक है, ताप विद्युत है। ताप विद्युत के अलावा आणविक ऊर्जा है, जल विद्युत है, ठीक है। तो इसको कन्वेंशनल, पहला जो परंपरागत पहला वर्गीकरण क्या होगा, उपयोग के आधार पर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, ठीक है, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। अब इसके अंतर्गत अपन क्या क्या रखेंगे, या परंपरागत ऊर्जा स्रोत मैंने आपको बता दिया है जिनका उपयोग बहुत लंबी अवधि से, ठीक है, लंबी अवधि मतलब अपन बात करें तो एक शताब्दी बात कर सकते हैं, 50 से 100 वर्ष पूर्व से किया जा रहा है, ठीक है, किया जाता रहा है, ठीक है। जैसे अपन बात करें लकड़ी जला के अपन ने कोयला भी बना लिया, ठीक है। उपले, कंडे, ठीक है, कंडे हो गए। कंडों के अलावा अपन बात करें जैसे खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, कोयला तो हो ही गया। कोयला एक तो लकड़ी वाला और एक जमीन से निकाला हुआ, ठीक है। कोयले के अलावा आपके खनिज तेल की खोज बहुत पहले हो चुकी है, लगभग एक शताब्दी पूर्व ही हो गई थी, ठीक है। खनिज तेल हो गया और 50 वर्ष पूर्व लगभग अपने प्राकृतिक गैस प्राप्त हो गई थी, ठीक है, प्राकृतिक गैस प्राप्त हो गई थी। और इसके अलावा देखिए आणविक ऊर्जा, ठीक है, ये तो आपके तापीय हो गए, तापीय ऊर्जा के स्रोत हैं वो हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपके आणविक ऊर्जा, आणविक ऊर्जा में वही हो जाएंगे आपके क्या, यूरेनियम और थोरियम, ठीक है। जल विद्युत, बांध बनाकर टरबाइन को घुमाना बहुत पहले ही हो चुका था। ये आपने साउथ की एक मूवी देखी होगी लिंगा, ठीक है, उसमें आपके जो रजनीकांत होता है उससे रिलेटेड एक स्टोरी है, ठीक है। जल विद्युत के उत्पादन से वो इंजीनियरिंग से कैसे कलेक्टर से कैसे डैम बनवा कर काम करवाते हैं, तो उसके बारे में बता रखा है। तो ये सब क्या है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन है जिनका यूज अपन कब से ले रहे हैं, 50 से 100 वर्ष पूर्व से ले रहे हैं, ठीक है।
और परंपरागत की बात करें, लकड़ी, कोयला, उपले तो बहुत समय से ले रहे हैं। उनके अलावा अपन जो पृथ्वी से निकालते हैं कोयला, ये भी बहुत पहले प्राप्त हो गया था। आणविक ऊर्जा में आपके यूरेनियम, थोरियम हो गया, खनिज तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, जल विद्युत हो गई, ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा अपन पढ़ेंगे इसमें अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन, ठीक है। देखने में इजी लगते हैं लेकिन कई बार कंफ्यूजन होता है एग्जाम में कि कौन सा किस में आता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा इसमें अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन होंगे, ठीक है। अपरंपरागत अभी अपन ने पढ़ा 50 से 100 वर्ष पूर्व से जिनका अपन यूज ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या रखेंगे अपन? इसमें अपन रखेंगे जो लगभग कुछ दशकों की बात करें कि मतलब 20-30 साल, ठीक है, 50 से कम, ठीक है, 20-30-40 वर्ष पूर्व से जिन नए ऊर्जा संसाधनों की खोज और विकास हुआ है, ठीक है। ये दशक है, 20-30-40 वर्ष हो सकते हैं, ठीक है। तो उन सबको इनके अंतर्गत रखेंगे। अपरंपरागत ऊर्जा जो संसाधन है उनके अंतर्गत रखेंगे और उदाहरण देख लीजिए, ठीक है। वही हो जाएगा आपके सौर ऊर्जा, ठीक है। कुछ दशक ही हुए हैं। सौर ऊर्जा कैसे बनती है ये अपन को खोजे हुए कुछ ही वर्ष हुए हैं, ठीक है। कुछ मतलब दशक हुए हैं, वर्ष मतलब कुछ दशक हुए हैं। 10 साल का एक दशक होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप, सौर ऊर्जा होगी, पवन ऊर्जा, पवन से, विंड से कैसे एनर्जी बनाई जाती है ये अपन ने अभी कुछ ही दशकों में जाना है। पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ठीक है, बायोमास में समझा चुका हूं। और अपन धैर्य रखिएगा, आने वाले वीडियो में इन चीज़ों को क्या करेंगे अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पर स्टार्ट किया है, ठीक है, तो एक समझ विकसित हो जाए इन चीज़ों के बारे में, वो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको क्या पढ़ाया आपको, अवधारणात्मक पढ़ाया, ठीक है। बायोमास ऊर्जा हो गई। बायोगैस की तकनीक अपन ने कुछ ही दशकों में खोजी है। बायोगैस, ठीक है, बायोडीजल, जैव ईंधन बोल सकते हैं अपन इनको, ठीक है। इसमें कौन सा आएगा आपके रतन ज्योत, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। रतन ज्योत से अपन क्या बनाते हैं? बायोडीजल बनाते हैं। रतन ज्योत जैसे अरंडी का बीज होता है, ठीक है, वैसा ही होता है रतन ज्योत। इसका एक और नाम है जेट्रोफा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, जेट्रोफा। ठीक है, रतन ज्योत को ही क्या बोलते हैं? जेट्रोफा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इससे क्या बायोडीजल अपन बना सकते हैं, ठीक है। जैव ईंधन हो गया। जैव ईंधन के अलावा भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, इसको खोजे हुए कुछ ही टाइम हुआ है, ठीक है, कि जमीन की गर्मी से भी अपन क्या कर सकते हैं, उसकी हीट से भी एनर्जी बना सकते हैं। जैसे जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था तो उसको पता था कि भाई कैसे हीट का यूज लिया जाए, ठीक है। तो भूतापीय ऊर्जा अपन को, जो पृथ्वी की गर्मी है उससे भी अपन क्या बना सकते हैं? बिजली बना सकते हैं, ठीक है। और महासागरीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा एक तो जो विशाल लहरें होती है, ठीक है, उनसे, या उनके अलावा आप देखिए ज्वार होता है, पानी चढ़ता है, ठीक है, ज्वार तरंगें जो होती है,
लहरें या तरंगे ज्वार की भी होती है, और विशाल जो सामान्य लहरें होती हैं उनसे भी क्या बनाया जा सकता है, बिजली बनाई जा सकती है। ये भी अपन ने कुछ ही दशकों में जाना है, ठीक है। तो ये क्या था आपके, एक और इसमें जोड़ सकते हैं अपन, जो वर्षा जल होता है, ठीक है, वर्षा जल, ये क्या है, अपरंपरागत है। मतलब अभी अपन ने नवीन इसका ज्ञान प्राप्त किया है कि इन चीज़ों से, इन संसाधनों से कैसे अपन विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको अपन किन के अंतर्गत रखेंगे, अपरंपरागत, जो अपनी कल्चर में नॉर्मल नहीं थे, नई चीज़ें अपन को जो पता चली है उनको क्या रखेंगे अपन, अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन में रखेंगे। एक बार फिर बता देता हूँ, ये आपको इसके एग्जाम्पल या उदाहरण है विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोगैस, ठीक है, बायोडीजल, ठीक है, इसको ही जैव ईंधन बोल दिया, और कैसे प्राप्त होता है ये बता दिया। भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, ठीक है, वर्षा जल। हाँ, अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कि जो आपके अपरंपरागत जो ऊर्जा संसाधन है वो ही क्या है, अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। जो बजट पढ़ाया था उसमें एक चीज मैंने आपको बताई थी, अक्षय ऊर्जा, ठीक है। अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा का जो उत्पादन है वो इन संसाधनों से किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, अक्षय ऊर्जा का जो उत्पादन है इन संसाधनों से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन है वही क्या है, अक्षय ऊर्जा के जो उपयोग में लाए जाने वाले संसाधन भी हैं, ठीक है। तो इनको आपको दोनों जगह याद रखना है, अक्षय ऊर्जा, ठीक है, जिनका क्षय नहीं होता, मतलब जिनका पुनरुत्पादन किया जा सकता है। जो अपन ने अभी पढ़े थे नव्यकरणीय या नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत पढ़े थे वो सब किस में आएंगे, अक्षय ऊर्जा में आएंगे या अपरंपरागत में आएंगे, ठीक है। अब आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, और उनके आंसर आपको बताने हैं, ठीक है। और बाकी मैं अगले वीडियो में और आपको कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, या करंट से जो रिलेटेड प्रश्न है वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। अगले वीडियो में आप उनके उत्तर देख लेना, और पहले कोशिश करना कि भाई इनके उत्तर आप खुद दें, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 1, ठीक है, प्रश्न नंबर 1 आपके ये होगा कि राजस्थान में दिसंबर 2019 तक कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है, ठीक है, कितनी, ठीक है। अब देखिए, आप जो गाइडें पढ़ते हैं उनमें पुराना डेटा मिलेगा आपको, मार्च 2019 तक का मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन जो पेपर सेटर होता है, क्वेश्चन जो बनाते हैं, ठीक है, वो कहीं से नकल नहीं करते हैं, ठीक है, वो बनाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बनेगा कहाँ से, ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया है, ये फैक्ट है एक, आपके जो आर्थिक समीक्षा है वर्ष 2019-20 की, ठीक है, उसमें आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा आपके, ये फैक्ट का आंसर मिलेगा। प्रश्न नंबर 2, ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखिए, सौर ऊर्जा नीति प्रश्न को थोड़ा सा, राजस्थान की नवीनतम सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई, प्रश्न नंबर 3, देखिए ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा हूं, ऑप्शन का आप
बिल्कुल आदत छोड़ दीजिए, ठीक है। सिर्फ एक ही आंसर जो इसका राइट आंसर है वही याद रखना है, कोई अदर आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। फिर देखिए आपके जो पवन ऊर्जा, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा जो नीति है वो भी याद रखनी है। कब जारी की गई? ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। एक आपके चौथा क्वेश्चन, राजस्थान में वर्तमान में कितने बायोमास ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा एक और लास्ट क्वेश्चन और लिख लीजिए, 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत है। बहुत ही हटके क्वेश्चन है। राजस्थान का डीजल आधारित ऊर्जा उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है। 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और अन्यथा अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, उसमें मैं आपको इसके उत्तर बताऊंगा। और आज ये जो नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब देखिए कई जने सोचते हैं कि ये इजी चीज़ें हैं या पढ़ लेंगे किताबों में, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपको एक ही प्रश्न ऐसा हो जो किताबों में नहीं मिले, ठीक है। तो इसको पूरा देखिए और जो आपके परिचित अभ्यर्थी हैं जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जैसे रीट है, कांस्टेबल है, पटवारी है, ठीक है, उनकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके साथ शेयर कीजिए। और धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।